अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज हम एक ब्रांड न्यू अनीम को देखेंगे जो कि बहुत ही तगड़ी है और इंटरनेट पर बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और कई सारे लोग को ये अनीम बहुत ही पसंद आया है। तो चलिए देखते हैं द किंगडम ऑफ रूइन के सीज़न 1 को बिना किसी देरी के। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक पास सीन दिखाते हैं जिसमें एक विच हमें बताती है कि गॉड ने पहले इस दुनिया में इंसानों को बनाया, फिर विचेस को बनाया, यानी जिसके पास मैजिक पावर्स होते हैं। फिर गॉड ने विचेस को अपनी शक्ति देकर कमजोर लोगों को मदद करने की आदेश देते हैं। तो विचेस भी मान जाते हैं और इंसानों के साथ शांति से जीने की कसम भी खाई थी। लेकिन हम देखते हैं रेडिया के किंगडम में इंसानों ने बड़े बेरहमी से विचेस को जान से मारने लगते हैं और उनका मानना है कि उनको अब किसी विचेस की जरूरत ही नहीं। जहाँ एक विच बड़े गुस्से में कहती है, कमीनों इंसानों, तुम सब एक दिन जरूर मरोगे। फिर उसे भी फांसी डाल देते हैं। तो अब कहानी प्रेजेंट पर आती है और हम एडोनिस और क्लोए मॉर्गन को देखते हैं, जो कि एडोनिस इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है और क्लोए मॉर्गन एक हाई रैंक विच है। ये दोनों बचपन से ही साथ में रहते हैं और ये दोनों किंगडम ऑफ रेडिया से बाहर जाने के लिए मैप में लोकेशन देखते हैं। लेकिन एडोनिस क्लोए का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मैप में रास्ता ढूंढना पुरानी हो चुकी है और वो बोलता है कि हम इस स्मार्टफोन से किसी भी लोकेशन उठा सकते हैं। तो क्लोए को बड़ा गुस्सा आता है और एडोनिस के सर पे जोर से मारती है और वो बोलती है कि इस स्मार्टफोन से हमारी लोकेशन भी पता चल जाता है। और वे दोनों किंगडम ऑफ रेडिया से बाहर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि इस रेडिया के महाराज एम्परर गोते एक बेरहम इंसान है जिसके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए ये दोनों जाने लगते हैं। लेकिन ये दोनों बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही रेडिया के सोल्जर्स उन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं। तो एडोनिस बोलता है कि मैं उन्हें संभाल लूंगा, लेकिन क्लोए उसे साफ मना कर देती है क्योंकि एडोनिस अपने मैजिक को पूरी तरीके से नहीं सीखा था। तो तब हम क्लोए के पावर देखते हैं जो कि सबसे पावरफुल है, आइस मैजिक ओलियट, जिसे यूज करके एक ही सेकंड में सबको हरा देती है। फिर रेडिया के महाराज एम्परर गोते को देखते हैं जो कि बड़े गुस्से में था क्योंकि विच को पकड़ने के मिशन में फेल हो गया था। फिर सीन शिफ्ट होते हैं क्लोए के पास जो कि अपने मैजिक को यूज करके थक गई थी और वो एडोनिस को चलने को कहती है। लेकिन एडोनिस बड़े गुस्से में था। वो बोलता है कि तुमने मुझे लड़ने से क्यों रोका और मुझे मैजिक यूज करने से रोक रही हो, तो मुझे मैजिक क्यों सिखा रही हो। और वो बड़े दुख से कहता है कि मैं भी एक इंसानी हूँ ना, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो ना, और तुम ये नहीं चाहते कि मैं अपने जैसे लोगों को ही मार दूँ। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जब मैं बार बार तुम्हारी रक्षा करने में फेल हो जाता हूँ। और बड़े दुख से अपने फीलिंग्स को बताने लगता है कि वो भी उसे चाहता है। तो क्लोए उसे गले लपट कर कहने लगती है कि वो भी उसे चाहती है। लेकिन हम देखते हैं एक सोल्जर घायल होने के बावजूद भी कमांड को इन्फॉर्मेशन और लोकेशन ही भेज देता है, जिसकी वजह से टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट हो जाती है और ये दोनों एक साथ मिलकर ही रहते हैं। फिर ये दोनों सीधा टेलीपोर्ट होने लगते हैं और वहीं हम महाराज गोते को देखते हैं और वहाँ कई सारे लोग थे। और गोते बोलता है कि पिछले कई सालों से हम विचेस की मदद से सुरक्षित रहते आए हैं और जब भी हम पर कोई मुसीबत या बीमारी आ जाए तो हम विचेस पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन हम उनके मैजिक पावर से ही डरते हैं जो कि इंसानों की सोच से बाहर है। फिर कहता है कि साथियों देखो, हमने क्या कुछ नहीं किया, उड़ता हुआ जहाज, लंबी बिल्डिंग्स और एकदम तेजी से गुजरने वाली ट्रेन और उससे भी पावरफुल वेपन, हमारी टेक्नोलॉजी जिसे रखकर सारे देश को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आखिर में कहता है कि साथियों अब विचेस को खत्म करने का समय आ गया है। अब हम इस दुनिया को दिखाएंगे कि इंसान ही इस दुनिया का मालिक है। जिसे सुनकर सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और तभी एडोनिस और क्लोए टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। तो वहाँ के सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं इन्हें मार दे। और महाराज कहते हैं कि क्लोए विच, आखिर हमें तुम मिल ही गई। तो ये सुनकर एडोनिस क्लोए को बोलता है कि वो यहाँ से चले जाए और वो अपने मैजिक को यूज करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वहाँ के ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर क्लोए को बहुत गुस्सा आता है और वो महाराज गोते को वार्निंग करती है कि अगर वो अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहते तो उनके लिए यही बेहतर है कि वो एडोनिस को छोड़ दे और अपने मैजिक आइस एब्सोल्यूट जीरो को यूज करने लगती है। और वहाँ के सारे लोग से कहती है कि एडोनिस भी तुम्हारे तरह एक इंसानी है और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन एडोनिस के लिए मुझे ये करना होगा। तो तभी हम देखते हैं क्लोए अपने मैजिक को यूज नहीं कर पाती। वजह यह है कि किंगडम ऑफ रेडिया के महाराज गोते ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो उनके लोकेशन के बैरियर में कोई भी विच अपना मैजिक को यूज नहीं कर सकते, जिसे देखकर क्लोए को समझ ही नहीं आता और वहीं सारे कमीनों उसे देखकर हंसने लगते हैं। और महाराज गोते बोलता है कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा
कि जिन इंसानों को तुमने बचाया है एक दिन तुम खुद ही उनके शिकार बनोगे। और वहीं एडोनिस अपने मैजिक को यूज करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो भी कर नहीं पाता और महाराज गोते करीब आकर उसके कपड़े फाड़ देता है और सबके सामने बेइज्जती कर देता है। तो वहाँ के सारे कमीनों उसके फोटो लेते हैं और हंसने लगते हैं, जिसे देखकर क्लोए को बहुत शर्मिंदा फील होने लगता है, जिसे देखकर एडोनिस को और भी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और महाराज गोते एडोनिस को मारने की आदेश देते हैं। तो क्लोए रोते हुए बोलती कि महाराज ये मेरी गलत है, विचेस को अकेले रहना चाहिए, लेकिन मैं एक इंसान के साथ रहने लगी। और वो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, मैंने उसे किडनैप कर अपने फायदे के लिए गुलाम बनाकर रखा। वो सिर्फ एक गरीब और दुखी लड़का है और उसके लिए जान की भीख मांगने लगती है। फिर कहती है कि उसे छोड़ दो और जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो कर सकते हो। जिसे सुनकर एडोनिस भी रोने लगता है और उसे भी पता था कि वो सब उसके जान बचाने के लिए कर रही है। तो महाराज गोते सीधा गन उसके सर पे रखते हैं। तो क्लोए एडोनिस को कुछ कहती है, एडोनिस सबके लिए शुक्रिया। तो तब हम पास से सीन देखते हैं जहाँ एडोनिस अकेले सड़क पे बैठा था। फिर क्लोए आकर उसके साथ लेकर जाती है और उसके ख्याल करती है और उसका देखभाल रखती है। फिर हम देखते हैं क्लोए अपने फीलिंग्स को बताने ही वाली थी, इतने में ही उसे मार देता है, जिसे देखकर एडोनिस शॉक हो जाता है और फिर वहाँ के सारे सोल्जर्स क्लोए पर फायर करने लगते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं, जिसे देखकर एडोनिस चिल्लाकर कहता है रुक जाओ, उसे छोड़ दो, लेकिन वो बिना रुके फायर करने लगते हैं। और फिर एक ऑफिसर एडोनिस के सामने ही क्लोए के बदन को 2 टुकड़े काट देता है। फिर महाराज गोते कमीना क्लोए के सर को उठाकर सबको दिखाने लगता है, तो सारे कुत्तों की तरह चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसे ही 10 साल गुजर जाते हैं। फिर हम देखते हैं जेल को, जहाँ कंट्रोल एरिया 7 में कैदियों को रखा गया है, जहां मारपीट करते रहते हैं। और वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है डोरोका, जो सबसे प्यार से पेश आती है और उसके साथ और एक लड़की भी रहती है जिसका नाम है एना, जो काफ़ी डरी हुई थी और हमें बताती है कि हमारे टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे पहुंच चुकी हो, लेकिन इंसान अभी भी एक दूसरे से लड़ते हैं और हर बीच को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगते हैं। और वो रोने लगती है, जिसे देखकर डोरोका उसे शांत करवाती है। तो तभी एक ऑफिसर आकर कहता है कैदी नंबर 218 मेरे साथ चलो। तो सब डरे हुए थे। तो हम देखते हैं एना की ही वो नंबर थी और ये डोरोका पहचान लेती है। तो तब हम देखते हैं एना के बदले डोरोका जाती है। फिर हम एक कमीने को देखते हैं जो कि उससे बदतमीज कर रहा था और वो उसे बेचने की बात कर रहा था। और तभी डोरोका उसकी उंगली काट के वहाँ से भागने लगती है और वो अपने साथ उस ऑफिसर के मोबाइल भी ले जाती है और वो किसी भी तरह जेल के सारे लॉकर्स को खोलने की कोशिश करती है। आखिर में डोरोका सारे लॉकर्स को खोलने में कामयाब हो जाती है। तो सारे कैदियों वहाँ से भागने लगते हैं और वो भी भागते भागते एक सेल के अंदर एंटर करती है, जिसे देखकर सारे ऑफिसर्स डरने लगते हैं, क्योंकि 10 साल पहले जिस विच को मारा गया था क्लोए मॉर्गन, उसी का स्टूडेंट एडोनिस था और वो बड़े गुस्से में था। फिर वो जंगलियों को तोड़कर बाहर आ जाता है। तो सारे ऑफिसर्स उसे रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन एडोनिस बाहर आते ही उन सारे ऑफिसर्स को जान से मार देता है। फिर वो डोरोका को देखता है और उसके जंगलियों को तोड़कर उसे भी रिलीज कर देता है और वहाँ से चले जाता है। फिर ये खबर सारे जगह फैल जाती है कि सेंट्रल जेल से सारे कैदियों भाग चुके हैं और सबसे इम्पोर्टेंट एडोनिस, जो कि क्लोए का स्टूडेंट 10 साल से जेल में था, अब वो भी बाहर आ चुका है। फिर हम नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के ऑफिस में एनएसबी डायरेक्टर यामातो को देखते हैं, जो कि सोल्जर्स के हेड हैं और जो इनके पीछे है इनकी बहन एनएसबी वाइस डायरेक्टर ऑफिसर यूकी। और ये दोनों दूसरे ऑफिसर को प्रॉब्लम के एरिया में जाकर तुरंत वहाँ की रिपोर्ट देने को कहते हैं। तो वो ऑफिसर भी चला जाता है क्योंकि वो सिक्योरिटी एजेंसी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था एक वक्त। फिर हम उस कमीने को देखते हैं जो कि डोरोका से बदतमीज कर रहा था और वो बड़े परेशानी में था, क्योंकि सिक्योरिटी के रूम में 10 साल से जो चीज़ हिफाजत किया गया था, मैजिक यूज करने वाली पंख, वो भी चोरी हो गई थी, यानी ज़रूर एडोनिस ही उठाकर ले गया होगा। फिर हम एडोनिस को देखते हैं जिसके हाथ में ही वो पंख था। दोस्तों, इस पंख की खासियत ये है कि क्राइटन स्टाइल समनिंग मैजिक को यूज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, बस आपको सोचना होगा किसी भी चीज़ को या किसी भी हथियार को, फिर वो तुरंत आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे ही एडोनिस राइटन स्टाइल मैजिक गन को यूज करता है और फिर एक बिल्डिंग की तरफ फायर करने लगता है। तो तब हम देखते हैं एक छोटी सी बुलेट एकदम बड़ा हो जाता है और उस बिल्डिंग को ही तबाह करने लगता है। फिर एडोनिस कहता है अब समय आ गया है इस देश का इंसान को मरने का। और वहीं दूसरी तरफ हम इकवत को देखते हैं जो कि कैदियों को जान से मारने लगता है और फिर उन ऑफिसर्स को भी मार देता है जो इस धमाके के कारण थे। और वहीं हम एडोनिस को देखते हैं जो कि लोगों के बीच में था और उसे क्लोए का याद आने लगता है जब उसे बेरहमी से मारा गया था। तो अब एडोनिस बदला लेने का फैसला करता है। तो तब हम देखते हैं वहाँ धमाका होने लगता है। फिर जमीन से एक मेगा रोबोट बाहर निकलता है
जो कि उस शहर को ही तबाह करने लगता है। तो सब चिल्लाते हुए भागने लगते हैं और एडोनिस सीधा एम्परर गोते की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर हम यमातो को देखते हैं जो कि अपने आर्मी फोर्स को तैयार करने लगता है और वो मेजी को अलग करने वाली डिवाइस को तैयार करने के लिए कहता है। तो ऑफिसर बोलता है कि वो बिल्डिंग के बेसमेंट में है और वो 10 साल पुरानी हो चुकी है, तो वो एक्टिवेट करने में थोड़ा समय लगेगा। तो यमातो उस डिवाइस को एक्टिवेट करने का जिम्मेदार उसकी बहन युकी के पास छोड़ देता है और वहीं दूसरी तरफ एडोनिस आगे बढ़ रहा था। तो तब हम देखते हैं उसे रोकने के लिए आर्मी ही आ जाती है और उस पर टारगेट करके फायर करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं एक भी बुलेट उस पर नहीं लगता। सारे बुलेट के डायरेक्शन किसी बिल्डिंग में जाकर लग जाते हैं और हम देखते हैं एडोनिस बड़े गुस्से में उस बिल्डिंग को मारने लगता है, जिसे सीधा उस आर्मी टैंक में जाकर लगता है। तो वहाँ के सारे टैंक फूटने लगते और वहाँ बड़ा धमाका ही होने लगता है। और दोस्तों, एडोनिस मैजिक इसलिए इस्तेमाल कर पा रहा है जब वो 10 साल जेल में अपना समय मैजिक को सीखने के लिए लगाया था और वो सारे मैजिक को सीख लिया था, उसमें मास्टर भी कर लिया था और अब उसका एक ही मकसद था, क्लोए का मौत का बदला लेना। तो बिल्डिंग्स को तोड़ने लगता है और एडोनिस कहता है, अगर तुम विचेस को मारना अपना धर्म कहते हो तो इस देश में रहने वाले इंसानों जीने के काबिल ही नहीं है। फिर वो अपने रेटन स्टाइल समनिंग मैजिक यूज करके एक बड़े से गन को समन कर लेता है और एडोनिस कहता है, जान का बदला जान से ही लेना पड़ेगा। तो तब हम देखते हैं एडोनिस बड़े बेरहमी से सारे इंसानों के ऊपर फायर करने लगता है। तो सारे लोग भागने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन बच नहीं पाते। एडोनिस सबको कुत्तों की तरह शिकार करने लगता है और हर एक को मजा लेकर मारने लगता है। फिर कहता है, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। और वहीं हम इक्वत को देखते हैं जो कि एडोनिस पर एम कर रहा था और अपने कमांड को भी खबर दे देता है कि एडोनिस उस रोबोट के हाथ में ही है। तो यमातो अपने टीम से कहता है, हमारा दुश्मन वो कैदी है जो 10 साल से बांदी बनाकर जेल में था, विच का ट्रेनी एडोनिस। और वो एडोनिस को पकड़ने का आदेश देते हैं। तो सारे एयरफोर्स जाने लगते हैं और वो एडोनिस पर एम करके फायर करने लगते हैं, जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका ही होने लगता है और वहाँ कई सारे लोग भी मर गए थे और वहाँ के बिल्डिंग्स टूटकर गिरने लगते हैं, जिसके नीचे एक बच्चा भी था। उसे डोरा का आकर बचा लेती है और वो उस बच्चे को एक सेफ जगह छोड़कर एडोनिस की तरफ भागने लगती है। फिर हम देखते हैं एयरफोर्स से कई सारे लोग उतरते हैं एडोनिस को मारने के लिए और वहीं दूसरी तरफ हम महाराज गोते कामिना को देखते हैं जो कि बीमार था, अपनी बीवी के साथ बात करते हुए आराम कर रहा था और तभी उसके मुंह से खून आने लगते हैं और वो कहता है, अगर खुदा ने मुझे ये सज़ा दी है तो मुझे कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि मैंने सारे विचेस को मारकर इंसानियत के लिए ठीक ही किया। दोस्तों, ये कमीना गोते अपनी गलती को मान ही नहीं रहा। खैर, वहीं दूसरी तरफ सोल्जर्स एडोनिस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं एडोनिस अपने मैजिक से वहाँ धमाका करने लगता है और सारे सोल्जर्स को बेरहमी से जान से मारने लगता है। फिर हम देखते हैं एडोनिस एक सोल्जर को अपने हाथों में ही पकड़ लिया था। तो सोल्जर कहता है, तुम्हें भी 10 साल पहले ही उस विचेस के साथ मार देना चाहिए था। तो एडोनिस कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, उस समय तुम मुझे मार सकते हो लेकिन अब नहीं। और वो बस उसे मारने ही वाला था, लेकिन हम देखते हैं डोरा का आ जाती है और उसे उस ऑफिसर को छोड़ने के लिए कहती है और बताती है कि तुमने पहले ही कई सारे बहुत लोगों को मार दिया है, क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। तो तब हम देखते हैं एडोनिस उस ऑफिसर को ही मार देता है। उसे इस बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो बस इस रेडिया के सारे लोगों को मारना चाहता है। तो डोरा का बताती है कि अगर क्लोए होती तो तुम्हें मना करती, जिसे सुनकर एडोनिस को और भी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम भी एक कैदी हो और वो लोग तुम्हें भी एक दिन जान से मार देंगे, जैसा उस समय हमारे साथ किया था। और वो उसे दूर रहने के लिए ही कहता है, लेकिन डोरा बोलती है कि एडोनिस, ये वो नाम है जिसे दुनिया के सबसे महान विच ने अपने प्यारे स्टूडेंट को दिया था। ये तो हम सभी विचेस जानते हैं। तो एडोनिस को ये सुनकर यकीन ही नहीं होता कि वो एक विच है, क्योंकि 10 साल पहले ही एम्परर गोते सारे विचेस को मार दिया था। लेकिन डोरा बताती है कि ये सच नहीं है, अभी भी कुछ विचेस जिंदा है। ये सुनकर एडोनिस को और भी गुस्सा आता है। फिर कहता है कि अगर ये सच है तो तुम क्लोए को बचाने के लिए क्यों नहीं आए, क्या तुम्हारे साथी को इसी तरह मरने छोड़ दें। तो डोरा उसे माफ़ी मांगने लगती है और बोलते हैं कि वो क्लोए को फिर से जिंदा कर सकते हैं, जिसे सुनकर एडोनिस को विश्वास ही नहीं होता। तो डोरा बोलते हैं कि क्लोए को जिंदा करने के लिए तुम्हारी यादों की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हारे और क्लोए की यादों के बिना ये कर नहीं सकते। लेकिन एडोनिस को विश्वास ही नहीं होता, वो डोरा को मारने के लिए सोचता है। तो तभी उसे क्लोए की याद आने लगती है और वो उसे सोचकर रोने लगता है और कहता है कि क्या तुम सच में उसे वापस ला सकते हो। तो डोरा बोलते कि हाँ, हम ज़रूर कर सकते हैं और वो उसके साथ चलने को कहती है और वो भी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। लेकिन हम देखते हैं डोरा को भी जान से मार देते हैं, जिसे देखकर एडोनिस को और भी गुस्सा आता है। ये काम कोई और नहीं, इक्वत ही किया था और उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक गई, बस अभी एक बच्चा। एपिसोड के शुरुआत में हम एक ऐसे शहर को देखते हैं जहां सारा जगह तबाह हो चुका था
और वहाँ के सारे सोल्जर्स विचेस को जान से मारने लगते हैं और वहीं डोरोका भी रहती है और वो बहुत डरी हुई थी। तो हम देखते हैं उसकी साथी मिया भी काफ़ी घायल हो गई थी और वो मैजिक को भी नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि उस मशीन की वजह से सारे मैजिक कमज़ोर हो गए थे। तो डोरोका उस मशीन के बारे में मिया से पूछने लगती है तो वो बोलती कि मुझे नहीं पता, शायद इसके बारे में महारानी ओफेलिया को पता होगा। और वो डोरोका को महारानी ओफेलिया के पास जाने के लिए कहती है और उन्हें बताना होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। तो डोरोका बोलती है कि मैं तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन मिया साफ मना कर देती है और हम देखते हैं मिया भी मरने की हालत में ही थी और ये देखकर डोरोका रोने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। तो हम देखते हैं कुछ सोल्जर्स मिया को घेर लेते हैं और उस पर सारे हरामी कमीनों फायर करने लगते हैं तो वो भी मर जाती है। फिर कहानी अब प्रेजेंट पर आती है। डोरोका अपने आखिरी सांस गिन रही थी तो एडेनिस बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे सामने ऐसा मत मरो। और वो कहता है कि क्लोए को मैं कैसे वापस ला सकता हूँ। तो डोरोका उसे कुछ बताने लगती है। इतने में सोल्जर्स एडेनिस पर फायर करने लगते हैं लेकिन उन सारे अटैक से बच जाता है। लेकिन एडेनिस को सारे आर्मी फोर्स घेर लिया था लेकिन इससे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके जहन में एक ही बात घूम रही थी कि वो क्लोए को फिर से कैसे ला सके। तो सारे सोल्जर्स उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं एडेनिस बहुत गुस्से में था और वो कहता है कि इतने घमंडी मत बनो इंसानों। और वो फिर अपने मैजिक को यूज़ करने लगता है जिसे देखकर सारे सोल्जर्स उस पर फायर करने लगते हैं और हम देखते हैं एक भी बुलेट एडेनिस पर नहीं लग रहा था। वजह यह है कि वो अपने मैजिक को एक कवच की तरह इस्तेमाल कर रहा था। फिर एडेनिस उन्हीं की बुलेट को रखकर उन्हीं पर फायर करने लगता है तो वहाँ के सारे सोल्जर्स मरने लगते हैं और वहाँ एक बड़ा धमाका ही होने लगता है। और अब एडेनिस के सामने एक ही सोल्जर जिंदा था लेकिन तभी हम देखते हैं इक्वत फिर से उस पर फायर करने लगता है जिसे देखकर एडेनिस अपने मैजिक को यूज़ करके उस बुलेट को रोक लेता है। फिर अपने मैजिक मैक्सिमम गेन से उस बुलेट को एकदम बड़ा कर देता है। फिर इक्वत की तरफ टारगेट करके फायर करने लगता है। फिर कहता है कि आप मरो। तो हम देखते हैं वो बुलेट एकदम तेज़ी से इक्वत की तरफ बढ़ रहा था लेकिन इक्वत को ये यकीन ही नहीं होता कि असली बुलेट है। फिर हम देखते हैं वहाँ एक बड़ा धमाका ही होने लगता है और इक्वत का शरीर 2 टुकड़ा हो जाता है। फिर एडेनिस बड़े गुस्से में कहता है, गद्दार कमीनो, तुमने क्या सोचा था क्लोए मरने के बाद तुम्हें शांति से रह पाओगे? और वो कहता है, मैं तुम में से हर एक को चुन चुन कर दुनिया से मिटाऊंगा। और वहीं दूसरी तरफ यूकी इस मिशन के पास आ जाती है और वो बस किसी भी तरह अपने भाई की काम आना चाहती है। लेकिन हम देखते हैं रेडिया के साम्राज्य के नेशनल साइंस एजेंसी साइंटिस्ट वहां आ जाते हैं। उनके हेड थेटा समझता तो साफ मना कर देती है। तो यूकी बोलती कि क्या मतलब है आपका? और हम देखते हैं जनरल समझता सीधा जनरल यामातो के पास बात करने लगते हैं और वो उन्हें बताती है कि अब वो मशीन को एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि इस डिवाइस से निकलने वाली रेडियस इंसान के सेल्स को ही ख़राब कर देती है। और ये सुनकर यामातो को कुछ समझ ही नहीं आता। तो समझता बोलते हैं कि हम जब भी विचेस को मारने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो इस मशीन की रेडियस के वजह से उनके सेल्स की बीमारी आने लगती है जिसे मौत पक्का है। और ये सुनकर यामातो शॉक हो जाता है। फिर समझता बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली नेचुरल एनवायरनमेंट ठीक करने के लिए अब कोई विचेस नहीं बची जिसकी वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट बिगड़ने लग रही है। और वहीं यामातो अपने सोल्जर्स को मरते हुए देख रहा था तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। तो यूकी इस मिशन को एक्टिवेट करने भागने लगती है। तो समझता सारे सीनियर्स को बाहर जाने के लिए कहती है और वो यूकी को रोकने के लिए उसका पीछे भागने लगती है लेकिन उससे पहले यूकी उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है। तो हम देखते हैं एडेनिस का मैजिक टूट जाता है जिसे देखकर यामातो पहचान लेता है कि ये यूकी का काम है। फिर हम जनरल समझता और यूकी को देखते हैं जो कि उस डिवाइस की रेडियस की वजह से बहुत इफेक्ट हो गए थे जिसे सुनकर यामातो पागल हो जाता है और तुरंत एडेनिस को जान से मारने की आदेश देता है। तो सारे सोल्जर्स आगे बढ़ रहे थे तो एडेनिस उस फंक को उठाने के लिए भाग रहा था लेकिन उसके करीब एक ऑफिसर आ जाती है और हम देखते हैं बिल्डिंग तबाह होकर नीचे गिरने लगती है जो उनके बीच में एक गैप बन जाती है। तो तब हम देखते हैं एडेनिस को उस ऑफिसर अपने तलवार से उसका सर काट देती है तो एडेनिस वहीं मर जाता है। फिर वो ऑफिसर एडेनिस के सर को उठाकर बाकी लोगों को दिखाती है तो सारे सोल्जर्स खुश हो जाते हैं कि अब विच का स्टूडेंट मर गया। तो तब यामातो एक लंबी सांस लेता है लेकिन हम देखते हैं एडेनिस और सोल्जर्स के लड़ाई में काफ़ी लोग मर गए थे और कई सारे लोग जख्मी भी हो गए थे। तो सारे ऑफिसर्स उनके मदद करने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ जनरल समझता और यूकी को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। फिर महाराज कामिना गोते की स्पीच को देखते हैं और वो बोलता है कि एडेनिस एक इंसान होकर भी विचेस के साथ जुड़ गया
हमें अभी भी विश्वास ही नहीं होता कि इंसान मैजिक कैसे इस्तेमाल कर पाया। लेकिन लोगों, डरो मत, आखिर हमने उस बच्चे को मार ही दिया। इस रेडियम में तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हें यहाँ पैदा हुए हो। फिर कहता है कि पुरानी दुनिया ख़त्म हो चुकी है और पुरानी भगवान मर चुके हैं, तो अब हम भगवान हैं। पागल कहेंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक ऑफिसर ने अपने तलवार से एडेनिस का सर काट देती है, लेकिन सच में वो मरा नहीं था, क्योंकि उसका सर काटने वाले ऑफिसर भी एक विच ही थी और उसका मैजिक डेथ कैंसल, यानी ये किसी भी बॉडी के रीएनिमेट करके उसे मार भी सकती है और बचा भी सकती है। और वो विच कोई और नहीं, ऐना थी, जिसे हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। और ये डोरोका का करीबी दोस्ती है, जिसे देखकर एडेनिस को कुछ समझ ही नहीं आता। फिर ऐना बताती है कि ये सब एक प्लान का हिस्सा है, क्लोई को जिंदा करने का, और उसके लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। फिर हम देखते हैं एडेनिस को एक बॉल में सील करके टेलीपोर्ट कर देते हैं, लेकिन ऐना के मैजिक के वजह से एडेनिस को बहुत दर्द होता है, जिसके वजह से वो चिल्लाने लगता है। तो वहाँ के विचेस उसे शांत करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। फिर हम विचेस की महारानी मैडम ओफेलिया को देखते हैं, जो कि अपने मैजिक से एडेनिस को ठीक कर देते हैं। फिर एडेनिस को थैंक यू कहते हैं, जो उनके लिए लड़ रहा था, लेकिन एडेनिस गुस्से में था। फिर वो सबको देखकर समझ गया था कि ये विचेस का देश है। फिर एडेनिस को वहाँ के विचेस सारे जगह दिखाते हैं, व्हील चेयर में ले जाते हुए। फिर एडेनिस को महारानी ओफेलिया के पास ले जाते हैं। तो एडेनिस ओफेलिया से पूछता है कि आपने मेरे साथ क्या किया। तो महारानी ओफेलिया बोलती है कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ बुलाया है एडेनिस, क्लोई का स्टूडेंट। फिर एडेनिस बोलता है कि क्या आप क्लोई को जानते हैं। तो महारानी ओफेलिया बोलती है कि इस देश में ऐसे कोई विच नहीं जो उसे नहीं जानती होगी। क्लोई, जो कि सबसे ताकतवर, होशियार और सबसे प्यार करने वाली, लेकिन उसे इस विचेस के देश से बाहर निकाल दिया था। तो एडेनिस बोलता है कि आपका मतलब है आप ही उसे बाहर निकाल दिया था, क्योंकि एक इंसान के बच्चे को मैजिक सिखाने के लिए। फिर एडेनिस पंख को वापस देने के लिए कहता है। तो महारानी ओफेलिया भी उस पंख को वापस ला लेते हैं, जिसे देखकर एडेनिस तेजी से बढ़कर वो पंख ले लेता है। फिर महारानी ओफेलिया बताती है कि ये मैजिक से भरी फोनिक्स पंख है और ये क्लोई ने तुम्हारे लिए बनाई है, जिसे पाकर एडेनिस को थोड़ा हल्का फील होने लगता है। फिर एडेनिस महारानी ओफेलिया से पूछता है कि क्या आप सच में क्लोई को वापस ला सकते हो। तो महारानी ओफेलिया बोलती है कि विचेस कभी झूठ नहीं बोलते, जिसे सुनकर एडेनिस खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं एडेनिस एक ऐसी जगह में रहता है जहाँ कोई नहीं रहता, यानी स्पेस, दुनिया के बाहर। महारानी ओफेलिया ने मून में एक ऐसी देश बनाई है जिसे बाहर से ना ही कोई दे सकता है और ना ही अंदर आ सकता है। फिर महारानी ओफेलिया एडेनिस को मितो नाम की एक जहाड़ दिखाती है, जो कि विचेस को पैदा करती है, और वो बोलती है कि हमें ज़िंदगी इसी जहाड़ से मिलती है और ये आखिरी प्लैनेट का आखिरी जिंदा जहाड़ है। बाकी सारी जहाड़ को इंसानों ने विचेस के साथ ही जला दिया और अब हमारे पास एक ही जहाड़ बची है जो विचेस को रीजनरेट कर सकती है। तो ये सुनकर एडेनिस को क्लोई का याद आने लगता है। तो महारानी ओफेलिया बोलती है कि जो तुम्हारे पास पंख है, ब्रिटेन स्टाइल मैजिक पंख, ये सिर्फ तुम्हारे पर ही डिपेंड करता है और ये किसी भी चीज़ को रूप देने के लिए किया जाता है, इन अदर वर्ड्स इमेजिनेशन। फिर बोलते हैं कि क्लोई को जिंदा वापस लाने के लिए तुम्हें और क्लोई के याददाश्त को उस फ्रूट के अंदर सील कर पाए तो शायद क्लोई जिंदा वापस आ सकती है, और जब तुम तैयार हो जाओ मुझे बता देना, कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम ऐना को देखते हैं, जो कि बहुत गुस्से में थी। तो एडेनिस कहता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो ऐना बोलती है कि तुम ज़रा भी सीरियस नहीं हो सकते, तुम्हारी वजह से डोरोका मर गई है। तो एडेनिस बोलते हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब प्लान का एक हिस्सा था। फिर ऐना बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो तुम जैसे इंसानों के लिए अपने जान हम क्यों रिस्क में डाल रहे हैं। तो एडेनिस बड़े गुस्से में बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम सब क्लोई को इस्तेमाल करना चाहते हो अपने फ़ायदे के लिए, क्या ये काफ़ी नहीं है। तो ऐना ये सुनकर शॉक हो जाती है। फिर हमें पास सीन दिखाते हैं जब डोरोका मरने के हालत में थी और वो एडेनिस से कहती है, एडेनिस मेरी बात सुनो, विचेस क्लोई को इस्तेमाल करने प्लान कर रहे हैं, तुम्हें और क्लोई को विचेस के देश से भागना चाहिए। फिर एडेनिस ऐना से बोलता है कि तुम विचेस फैसिलिटी के बिना भी रह सकते हो, लेकिन ये जगह तुम इंसानों को कैदी बनाकर रखने के लिए बनाई है, और तुम ऐना अपने टेलीपोर्ट का मैजिक इस्तेमाल करके इंसानों को और बच्चों को किडनैप करती हो, क्योंकि उन्हें टाइटन स्टाइल समनिंग मैजिक सिखाकर लड़ने के लिए तैयार कर रहे हो। इंसान और विचेस के लड़ाई में जीतने के लिए विचेस को एक फौज ज़रूरत पड़ती है, और इस पंख बनाने के लिए तुम्हें क्लोई चाहिए, क्योंकि ये कोई और नहीं कर सकती, तो इसीलिए तुम उसे रीजनरेट करना चाहती हो। होशियार लोमड़ियों कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो ऐना रोते हुए एडेनिस से कहती है, मैं डोरोका की मौत बेकार होने नहीं दूंगी, प्लीज़ हमारी मदद करो। तो एडेनिस बोलता है कि मैं बस क्लोई का ही मानूंगा, अगर वो बाहर आते ही तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो सारे विचेस भी मेरे दुश्मन ही होंगे और मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा।
फिर हम देखते हैं क्लोई को वापस लाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। सारे विचर्स अपने मैजिक इस्तेमाल करने लगते हैं क्लोई को वापस लाने के लिए। तो एडेनिस अपने रिटर्न स्टाइल समनिंग मैजिक से अपनी पुरानी याददाश्त को बाहर निकालता है। फिर एडेनिस उन सारे याददाश्त को एक पेड़ में सील करने लगता है। तो हम देखते हैं वो सब अपने काम अच्छे से कर चुके थे। तो उस पेड़ से एक लड़की बाहर आने लगती है, लेकिन वो क्लोई नहीं, डोरोका थी। एडेनिस अपने रिटर्न स्टाइल मैजिक से क्लोई के बदले डोरोका को रीजनरेट कर देता है। फिर एडेनिस कहता है, क्लोई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा नहीं करूँगा। तो महारानी ओफेलिया देखकर शॉक हो जाती है। तो हम देखते हैं डोरोका एक नई जन्म लेकर नीचे की तरफ आ रही थी। तो एडेनिस उसे पकड़ लेता है। फिर डोरोका को होश आ जाता है और वो कहती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे तो गोली लगी थी ना। और डोरोका खुद को बिना कपड़े से देखकर वो शर्मिंदा हो जाती है और वो सबसे माफ़ी मांगने लगती है कि उन सबको इस तरह नज़ारा देखना पड़ा। खैर, तो एडेनिस उसे पहनने के लिए कपड़ा देता है और कहता है कि तुमने मुझे रेडिया में बचाया था, अब हम दोनों बराबर है। तो डोरोका पूछते है कि क्लोई कहाँ है। तो हम देखते हैं महारानी ओफेलिया एडेनिस से पूछती है कि एडेनिस तुमने ऐसा क्यों किया, हमने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सारे विचेस उसे डांटने लगते हैं। तो एडेनिस बोलता है कि अपना मुंह बंद करो विचेस, मैं क्लोई को जिंदा नहीं करूँगा, ये फैसला मैंने खुद लिया है। तो महारानी ओफेलिया सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि तुम किसे इम्प्रेस करने के लिए सब कर रहे हो लड़के। तो हम देखते हैं टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट होने लगती है, जिसे देखकर एडेनिस हंसने लगता है। तो महारानी ओफेलिया ये सब देखकर शॉक हो जाती है। फिर एडेनिस से पूछती है, एडेनिस क्या तुमने कुछ किया। तो एडेनिस बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं बहुत सालों से कैदी हूँ और मैं इंसानों का शिकार खुद करूँगा। और फिर एडेनिस वहाँ एक धमाका करने लगता है जो कि किसी ने सोचा तक नहीं होगा, क्योंकि एडेनिस उस जहाड़ को ही जला देता है जो विचेस को रीजनरेट कर सकता है। तो ये सब देखकर महारानी ओफेलिया हैरान हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जनरल यमातो अपने सोल्जर्स के साथ टेलीपोर्ट होकर विचेस के देश में घुस जाता है। फिर यमातो एडेनिस से कहता है, तुम सब कमीनों अब मरोगे। तो एडेनिस कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जब मैं तुम्हें इस कब्रिस्तान में बुलाया है। फिर वहाँ की एक वाटर विच उस जहाड़ के ऊपर पानी बरसा रही थी ताकि वो झाड़ पूरी तरीके से जल ना पाए। लेकिन हम देखते हैं एक सोल्जर उस विच का सर बेरहमी से काट देता है, तो वो मैजिक भी टूट जाता है, जिसे देखकर महारानी ओफेलिया को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे विचेस हमला के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहीं एडेनिस के ऊपर यमातो हमला कर देता है, जिसकी वजह से एडेनिस को चोट भी लगता है। लेकिन एडेनिस अपने रिटर्न स्टाइल मैजिक से यमातो के गन उठा लेता है, फिर उस पर बिना रुके फायर करने लगता है। लेकिन यमातो को कुछ नहीं होता। वजह यह है कि यमातो की कवच एक हाई टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। तो फिर एडेनिस बोलता है कि क्या हुआ, उठ गधे, तुम तो मुझे जान से मारना चाहते हो ना। और वहीं दूसरी तरफ विचेस और सोल्जर्स के बीच एकदम तगड़ी फाइट चल रही थी, जिसमें विचेस अपनी कमाल के मैजिक से सारे सोल्जर्स को जान से मारने लगते हैं। फिर हम महारानी ओफेलिया को मैजिक को देखते हैं जो कि नेचुरल ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकती है और फिर इसी मैजिक से सारे सोल्जर्स को इकट्ठा कर कर पीस पीस कर देती है। लेकिन दोस्तों, ये विचेस चाहे कितनी ही सोल्जर्स को मार ही क्यों ना दे, लेकिन बार बार कई सारे सोल्जर्स टेलीपोर्ट होकर आने लगते हैं और ये सोल्जर्स हर एक विच को जान से मारने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये सब अर्थ से नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी ब्यूरो डायरेक्टर डैंसमा देख रहे थे। और ब्यूरो के डायरेक्टर डैंसमा जनरल समस्ता से पूछता है कि ये सब विचेस स्पेस तक कैसे पहुंच पाए। तो जनरल समस्ता उन्हें बताती है कि ये सब विचेस उन्हीं के टेक्नोलॉजी से स्पेस तक पहुंच चुके हैं बिना किसी निशानी के। फिर इन विचेस ने एक ऐसी बैरियर बनाई है जिसकी वजह से ना ही कोई देख सकता है और ना ही कोई अंदर जा सकता है। तो ये सुनकर ब्यूरो के डायरेक्टर डैंसमा को गुस्सा आता है, तो जनरल समस्ता को डांटने लगता है कि वो अपने काम अच्छी तरीके से नहीं किया। फिर हम उसी मीटिंग रूम में नेशनल इंटेलिजेंस जनरल शिरोसागी को देखते हैं जो कि समस्ता का साइड लेकर बात कर रहा था कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उन कमीने विचेस ने इन्हीं बेवकूफ़ बनाया है। फिर कहानी थोड़ा पीछे जाता है, यूकी का ट्रीटमेंट चल रहा था और वहीं हम यमातो को भी देखते हैं जो कि अपने बहन को इस हालत में देखकर बहुत गुस्से में था। फिर वो बोलता है कि यूकी, मैं कसम खाकर कहता हूँ जिसने भी तुम्हें यह हालत छोड़ा मैं उसे ज़रूर जान से मारूंगा, फिर हम कहीं दूर जाके शांति से रहेंगे। और फिर अब कहानी प्रेजेंट पर आती है तो हम जनरल यमातो को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में था। तो फिर वो एडेनिस को अपनी कमाल की टेक्नोलॉजी से तेज़ी से आगे बढ़कर मुक्का मारता है, जिससे एडेनिस दूर जाके गिरता है। फिर यमातो बोलता है कि तुम ज़रूर मरोगे कमीने, और अपने एंटी विच स्कैटरिंग ब्लॉसम्स को इस्तेमाल करने लगता है, जिसे 360 डिग्री के अराउंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होने लगता है। तो हम देखते हैं उसके सेंटर में जो भी विचेस रहते हैं सब मर जाते हैं। हालांकि महारानी ओफेलिया के शरीर भी 2 टुकड़ा कट जाता है और डोरोका भी मरने ही वाली थी, लेकिन एना अपनी जान कुर्बान करके डोरोका की जान बचा लेती है और एडेनिस उस अटैक को डॉज करके बच जाता है। लेकिन डोरोका अपने आंखों के सामने एना को मरते हुए देखकर चिल्लाने लगती है। फिर हम देखते हैं विचेस के देश में खून का नदी बह रहा था
और एर्थी से एजेंसी वाले वहाँ के हालात पूछने लगते हैं। तो यामातो बोलता है कि हम सबको मार दिया, बस अब वो कमीना लड़का बाकी है। तो फिर हम देखते हैं एडेनिस अपने मैजिक से एक मजबूत हाथ का कवच बना लेता है और वो दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ते हैं, जिसमें एडेनिस यामातो का तलवार तोड़कर फिर उसे जोर से एक मुक्का मारता है। तो यामातो के मुंह से खून आने लगती है। फिर एडेनिस उसे मार नहीं वाला था, लेकिन यामातो उसके हाथ पकड़ लेता है और अपने तलवार को रीजनरेट करके लड़ने लगता है। और वहीं एर्थी से कई सारे सोल्जर्स टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं और बाकी विचर्स को भी मारने लगते हैं। और इधर यामातो अपने तलवार से एडेनिस के शोल्डर में घुसा देता है, लेकिन एडेनिस बच जाता है। फिर एडेनिस अपने रिटर्न स्टाइल मैजिक से एक बहुत ही बड़ा तलवार को समन कर लेता है। फिर यामातो का हाथ को चीर कर काट देता है, जिसे वो चिल्लाने लगता है और एडेनिस बोलता है कि आंख का बदला आंख। एपिसोड के शुरुआत में हम यामातो को देखते हैं, जो कि इतने घायल होने के बावजूद भी एडेनिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो हिल नहीं पाता। तो हम देखते हैं डोरोका ही अपने मैजिक से उन सब को स्टैचू करवा दिया था और वो बड़े गुस्से में रहती है। तो सारे सोल्जर्स डोरोका के मैजिक को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर डोरोका सीधा यामातो से बात करने लगती है और वो बोलती है कि मेरा नाम डोरोका है और तुम्हारा क्या। तो यामातो ना चाहते हुए भी डोरोका का सवाल पर जवाब देता है कि उसका नाम यामातो है। फिर यामातो बड़े गुस्से में बोलता है कि अभी मैजिक को हटाओ चुड़ैल। तो हम देखते हैं फिर से डोरोका अपने मैजिक लो स्पेल मंड्रोगोरा को इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाते। दोस्तों, डोरोका का मैजिक ये है कि वो किसी भी चीज को या किसी पर्सन की स्पीड को बहुत ही कम कर देती है। तो एडेनिस बोलते हैं कि यही अच्छा मौका है, उसे जान से मार दो। और यामातो किसी भी तरह उसे मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं डोरोका अपने हाथ आगे बढ़ा देती है और बोलते हैं कि और लड़ाई नहीं, इसे यही ख़त्म करते हैं। जिसे सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और वो बोलते कि मुझे प्रॉमिस करो, ना ही तुम विचेस को मारोगे और ना ही एडेनिस को। तो एडेनिस बड़े गुस्से में बोलता है कि इन कमीनों ने तुम्हारे दोस्त ऐना को मारा है और अगर तुम अभी उसे नहीं मारोगे तो तुम भी मर जाओगे। तो हम देखते हैं यामातो उस मैजिक को तोड़ देता है और डोरोका को पकड़कर और बिना रुके डोरोका को जोर जोर से मुक्का मारने लगता है। और यामातो बोलता है कि क्या तुम जानती हो तुम्हारे स्टूडेंट ने कितने बेगुनाह लोगों को मारा है। तो डोरोका बोलती है कि तुम भी कई सारे लोगों को मारा है, यानी 10 साल से अब तक तुम सब विचेस को मारते ही आ रहे हो, लेकिन क्यों? जब तुम्हारे पास साइंस है और अब तुम्हें हमारी ज़रूरत ही नहीं, तो हमें मारने के लिए क्या ज़रूरत है? विचेस और इंसानों का भी दोस्त हुआ करते थे, तो यामातो क्या ये लड़ाई यही ख़त्म करते हैं? और डोरोका उसे प्यार से समझाने लगती है। तो तब हमें यामातो के पास से सीन दिखाते हैं जब वो छोटा था और अकेला था, तो तब उसे एक विच देखभाल करती है। तो यामातो ये सोच कर कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। और वो कुछ कहने आता है, लेकिन हम देखते हैं एडेनिस अपने तलवार से यामातो का सर को काट डालता है और वो कहता है सिर्फ बदला ही है जख्म भरेगा। तो डोरोका ये देखकर शॉक हो जाती है। तो सारे सोल्जर्स भी अपने कमांडर को मरते हुए देखकर चिल्लाने लगते हैं और डोरोका बोलते हैं कि एडेनिस तुमने ऐसा क्यों किया। फिर एडेनिस बोलता है कि हम इस मैजिक का इस्तेमाल इंसानियत को ख़त्म करने के लिए करेंगे डोरोका। और वहीं दूसरी तरफ हम रॉयल प्लेस में महाराज गोते और उसकी बीवी को देखते हैं और महाराज गोते बड़े गुस्से में पूछता है कि क्या विचेस सब मर गए और कितना समय लगेगा। तो वहाँ का एक ऑफिसर बोलता है कि जी महाराज, कैप्टन यामातो विचेस के देश में ही है, शायद मार दिया होगा, लेकिन अब हमारे पास उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर गोते अपनी बीवी से गले लगाकर कहता है मुझे गले लगाओ और मेरी तारीफ करो। फिर वो बोलता है कि आखिर मैंने सारे कमीने विचेस को मार ही दिया, और वो बड़े खुशी से हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं महाराज गोते अपनी बीवी से बच्चों की तरह हरकत करने लगता है और वो पागल की तरह बार बार कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, तभी हमें पता चलता है कि महाराज गोते कई साल जिसके साथ अपनी बीवी मान रहा था वो भी एक विच ही है और वो भी डोरोका की तरह लो स्पेल मंड्रोगोरा को इस्तेमाल कर सकती है। और वो बोलती है कि तुमने विचेस को मार के बहुत अच्छा काम किया, तो इसीलिए अब तुम मर सकते हो। तो महाराज गोते मान जाता है और वो मरने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो वहाँ के एक ऑफिसर उसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन महाराज गोते उसे साफ मना कर देता है और वो बोलता है कि मैंने सारा काम तुम्हारे ही किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो विच बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हमेशा तुम्हारी सेवा करो, लेकिन अब तुम मर जाओ। तो हम देखते हैं महाराज गोते ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार देता है और वो वहीं मर जाता है। तो ऑफिसर पहचान लेता है कि वो एक विच है और वो सबको बताने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो विच उसे भी अपने कंट्रोल में ला लेती है। फिर हम शिरोसागी को देखते हैं जो कि इंटेलिजेंस का चीफ था और वो भी इस विच के साथ ही ये सब कर रहा था। तो शिरोसागी बोलता है कि आपने अच्छा काम किया, अब वो पपेट जरूरत नहीं पड़ेगा। तो विच बोलती कि शिरोसागी, मेरा ये मैजिक सिर्फ मर्दों पर ही काम करता है, न कि औरतों पर, जो मुझे मुसीबत बनकर थी, इसलिए उन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत थी। फिर शिरोसागी बोलता है कि अब दुनिया तुम्हारी होगी। तो विच बोलती है कि पागल मत बनो, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। खैर,
अब से मैं महारानी नहीं हूँ, तो मुझे डोरोथे नाम से बुलाओ। और वहीं दूसरी तरफ डोरोका अपने मैजिक गलत फायदे के लिए इस्तेमाल करना साफ मना कर देती है। तो एडेनिस बोलता है कि तो ठीक है, ये मैं ही संभाल लूंगा, और वो सोल्जर्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है और एडोनिस एक पागल की तरह सबको जान से मारने लगता है। फिर एडोनिस एर्तुवालन से कांटेक्ट करने लगता है यमातो के चेहरा लेकर, और एडोनिस बोलता है कि मैं यमातो हूँ, हम जीत गए, लेकिन लड़ाई में बहुत सारे सोल्जर्स भी मर गए, सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ और मैं ही धरती पर लौट आऊंगा, तो टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट कर देना। लेकिन ये जनरल समझता पहचान लेते कि वो असली यमातो नहीं है। फिर एडोनिस डोरोका को कंपल करता है उसके साथ आने के लिए, तो डोरोका उसे एक जोर से थप्पड़ मारने लगती है। फिर हम देखते हैं टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट हो जाती है, तो दोनों टेलीपोर्ट होने लगते हैं और वहीं धरती पर जनरल समझता अपने आर्मी फोर्स के साथ तैयार रहती है एडोनिस को जान से मारने के लिए। तो हम देखते हैं टेलीपोर्टेशन हो जाती है, तो सारे सोल्जर्स बिना रुके फायर करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं वहाँ कोई नहीं रहता। तो ये देखकर सब चौंक जाते हैं कि एडोनिस उन सबको बेवकूफ़ बना दिया। तो जनरल समझता बोलते हैं कि तो तुम ये राउंड जीत गए, विच का स्टूडेंट। फिर हम एडोनिस और डोरोका को देखते हैं, जो कि एडोनिस टेलीपोर्ट होने से पहले ही उन्हीं का लोकेशन चेंज कर देता है और वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पहली बार एडोनिस और क्लोई हुए थे। खैर, फिर एडोनिस बोलता है कि अब हम सुरक्षित हैं, तो हम अपने प्लान के मुताबिक नॉर्थ रेडिया के सिटीज और विलेज पर हमला करेंगे। तो हम देखते हैं डोरोका बोलते हैं कि मुझे वापस विशेष के देश में ही भेज दो, तुम्हें सिर्फ बदले की ही परवाह है। तो एडोनिस बोलता है कि तुम मेरे बारे में नहीं जानती। फिर डोरोका बोलते हैं कि तुम ऐसे ही करते रहोगे तो वो भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे और ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तो एडोनिस ये सुनकर बोलता है कि जिस दुनिया ने मुझसे क्लोई को छीना उसे तबाह होना चाहिए। तो हम देखते हैं उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है और फिर डोरोका बोलती है कि बदले से जख्म नहीं भरेगा और तुम सब कुछ खो जाओगे। तो एडोनिस बोलता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और बड़े गुस्से में जा रहा था। तो डोरोका उसके करीब आकर उसे बताने लगती है कि एडोनिस, तुम्हारे पास अभी भी वो जान है जो क्लोई ने बचाई है। फर्क नहीं पड़ता है दुनिया कितनी भी बेरहम हो। ये नहीं कहती कि इन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो भूल जाओ, लेकिन बदले लेने से सिर्फ तुम्हारे दिल ही दुखेगा। एक कहकर रोने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पास खोने के लिए अभी भी और कुछ है। तो एडोनिस बोलता है कि तुम नहीं समझी, बदला ही मेरे जीने का सबूत है और मुझे लगता है कि मैंने बदला नहीं लिया तो मैं खुद को माफ नहीं करूँगा और मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्या तुम समझ रही हो? जिसे सुनकर डोरोका रोने लगती है। तो एडोनिस बोलता है कि सिर्फ रोती ही रहती हो तुम। तो डोरोका बोलती है कि जानती हूँ, माफ़ करना। फिर हम देखते हैं एडोनिस के शरीर से खून बह रहा था और वहीं दूर से कुछ लोग बाइक से उनके करीब आ रहे थे और उनमें से एक कमीना आदमी बोलता है कि मुझे लगता है वो दोनों चांदनी रात में 12 बजे अपने प्यास बुझाने आए होंगे। जिसे सुनकर उनका लीडर पंच बोलते हैं कि ये क्या चूतियापा है, चलो करीब जाकर देखते हैं। फिर हम अगले दिन सुबह एडोनिस को देखते हैं जो कि ट्रीटमेंट लेकर आराम करके उठ रहा था और वो कहता है कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, मुझे कुछ याद ही नहीं। फिर हम डोरोका को देखते हैं जो कि उस रात उन्हें देखकर कहती है क्या आप हमारे मदद करोगे, मेरा दोस्त जख्मी है। तो एडोनिस को ये सब याद आ जाता है और तभी उस विलेज का लीडर मिस्टर पंच भी वहाँ आ जाता है और वो कहता है अच्छा हुआ तुम जाग गए। फिर एडोनिस उसे डोरोका के बारे में पूछने लगता है। तो पंच बोलता है कि हाँ, वो गुलाबी वाली लड़की सॉलिड माल है उस्ताद, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कई देर तुम्हारी साथ थी। फिर एडोनिस बड़े गुस्से में पूछता है कि तुमने क्या किया उसके साथ। तो पंच बोलता है कि इतना गुस्सा मत हो, मेरे साथ चलो लड़के। तो हम देखते हैं एडोनिस एक ऐसी विलेज में रहता है जो कि रेडिया से बाहर है और वहाँ कुछ ही लोग रहते हैं। फिर एडोनिस को डोरोका की आवाज़ आती है जो कि वो चिल्ला रही थी। तो हम देखते हैं डोरोका को सारे विलेज के मर्दों ने घेर लिया था। तो एडोनिस पूछता है कि वो उसके साथ क्या कर रहे हैं। तो पंच बोलता है कि यहाँ ज्यादा औरतें नहीं है, खासकर जवान। तो ये सुनकर एडोनिस छलांग मार के भागने लगता है डोरोका की तरफ। तो दोस्तों, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ जो तुम सोच रहे थे। डोरोका बस चिल्लाती हुई गाड़ी चलाकर सीख रही थी, जिसे देखकर सब मजे ले रहे थे। और डोरोका एडोनिस को देखकर पूछती है कि एडोनिस, क्या तुम जाग गए? और वो उसके लिए कुछ तोहफा देती है, लेकिन एडोनिस उसे फेंक देता है। खैर, फिर मिस्टर पंच बोलता है कि आज रात पार्टी है, तो सब पार्टी के लिए तैयार करना और तुम दोनों उनके मदद करना क्योंकि हमने तुम्हारी जान बचाई है। फिर रात हो जाती है और सब पार्टी करने लगते हैं और वहीं डोरोका सबको ड्रिंक्स दे रही थी। तो वहाँ का एक बूढ़ा कहीं डोरोका से बदतमीज कर रहा था। तो डोरोका वहाँ से चली जाती है और वहीं एडोनिस दूर से सबको पार्टी करते हुए देख रहा था। फिर सब बेहोश होकर गिरने लगते हैं। तो हम देखते हैं एडोनिस ही अपने मैजिक से सबको बेहोश कर दिया था और एडोनिस उन सबको मारने ही वाला था, लेकिन अपने जान बचाने के लिए सबको माफ कर देता है। फिर एडोनिस डोरोका से बोलता है कि हम दोनों अलग हैं, मैं अपने करीबी रिश्ते को खोकर
तुम्हारी तरह हंस नहीं सकता। तो डोरका बताते कि अगर इन्हें पता चल गया कि हम कौन है फिर क्या होगा, हम इंसानों के साथ घुल मिल जाना होगा। मैं उन्हें पता नहीं लगने दूंगी कि मैं एक विच हूँ, तो इसलिए मैं हंसते हुए और दिखावा करती हूँ। तो एडेनिस बोलता है कि लेकिन हम दोनों अलग हैं। तो डोरका, तो तुम मेरी तरह मत बनो, कहकर उसे उसी विलेज में छोड़ के चला जाता है। फिर हम अगले दिन डोरका को उसी जगह में देखते हैं और मिस्टर पंच भी रहता है और वो बोलता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चला गया? एडेनिस, विच का स्टूडेंट, अब वो पूरी तरह अलग आदमी है। फिर हम मिस्टर पंच की पास से सीन दिखाते हैं जब वो मरने के हालत में था, तो तब उसे क्लोए और एडेनिस आकर बचा लेते हैं। फिर डोरका से कहता है कि शायद तुम सही हो, लेकिन तुम ये कभी भी फैसला नहीं कर सकती कि वो क्या करना चाहिए। उसने तो फैसला कर लिया है और तुम अब क्या करोगी? तो डोरका बोलती कि मैं अपने साथी को बचाने में नाकामयाबी हो गई, लेकिन मैं एडेनिस को मरने नहीं दूंगी, कहकर एक बाइक उठा लेती है और तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी और वो बाइक सीधा एडेनिस के ऊपर चढ़ाने ही वाली थी। तो एडेनिस बोलता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? तो डोरका उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है चलो साथ में घूमते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो बिना रुके जा रही थी क्योंकि उसे रोकना ही नहीं आता। तो एडेनिस उसे रोकने के लिए जाता है। एपिसोड के शुरुआत हम किंगडम ऑफ इरेडिया में नए महाराज की सेरेमनी को देखते हैं, जिसके लिए सारे लोग तैयार थे और काफ़ी भीड़ थी। और वही हम जनरल ओस को भी देखते हैं जो कि इस प्रोग्राम का इंचार्ज है। और हम देखते हैं सेरेमनी शुरू हो जाती है, तो हम इससे थोड़ा स्किप कर देते हैं। फिर वो स्पीकर बोलता है कि अब हमारे देश में एक नए राजा राज करेगा, तो सब बड़े खुशी से चिल्लाने लगते हैं। फिर वो स्पीकर अनाउंस करता है कि अब से हमारी महारानी मिस डोरोथे होगी, तो सब सेलिब्रेट शुरू कर देते हैं और एक डांस प्रोग्राम भी रखते हैं जिसमें महारानी डोरोथे खुद भी डांस करने लगती है, जिन्हें देखकर सब मर्दों की होश उड़ जाती है। और वहीं चाइना से कुछ सॉर्सरर से सब लाइव देख रहे थे और उनमें से एक कहता है कि विच इंसानियत की सुल्तान बन गई, और वो बोलता है कि उस विच ने अपने साथियों को और अपने करीबी रिश्तों को जान से मारने के लिए साइंस और इंसानों का इस्तेमाल कर लिया, डोरोथे नाम की विच। और वहीं दूसरी तरफ ये सेरेमनी अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाती है। फिर हम जनरल शिरोसागी को देखते हैं जिसने डोरोथा ने एडेनिस को मारने के लिए भेजा था, लेकिन शिरोसागी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता और ना ही उसका लोकेशन। तो शिरोसागी बोलता है कि लगता है मुझे उसे ढूंढने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और वो अपना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगता है एडेनिस को ढूंढने के लिए। फिर हम एडेनिस और डोरका को देखते हैं जो कि सैंड विलेज की तरफ जा रहे थे, और एडेनिस डोरका से बोलता है कि डोरका, मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरे रास्ते में मत आना। तो डोरका मान जाती है। फिर एडेनिस बोलता है कि डोरका, तुम अपने मैजिक से मर्दों को कंट्रोल कर सकती हो, तो तुम मुझ पर क्यों नहीं किया जब हम पहली बार रेडिया में मिले थे? तुम मुझे मनाने की जगह मुझे समझाया क्यों? तो डोरका उसे बताती है कि तुम्हें पसंद नहीं आता अगर मैंने हमारी पहली मुलाकात में वैसा किया होता। तो एडेनिस बोलता है कि हाँ, मुझे बुरा लगता, और वो दोनों बात करते करते सैंड विलेज में एंटर करते हैं। तो हम देखते हैं उस विलेज में कोई नहीं रहता, सारे विलेज खाली पड़ा हुआ था। फिर वो दोनों सारे विलेज चक्कर मारते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन में जाकर देखते हैं। तो एडेनिस डोरका से बोलता है कि ये पुरानी बिल्डिंग है, तो इसीलिए सावधान रहना। लेकिन हम देखते हैं वो बोलकर अपना मुंह बंद नहीं करता, इतनी में डोरका हर चीज से धर कर चिल्लाने लगती है। और थोड़ी देर बाद इन दोनों को किसी तीसरे आदमी का आवाज आता है जो कि गा रहा था। तो दोनों करीब जाकर देखते हैं एक कैदी कई सालों से सेल में ही रहता है, और उसके साथ उसकी बीवी आशा की हड्डियां भी रहती है, जिसे देखकर एडेनिस समझ जाता है कि वो आदमी चाहे तो बाहर भी जा सकता है क्योंकि सेल खुला हुआ था, लेकिन वो आदमी अपनी बीवी के हड्डियों के साथ ही रहता है क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और वो भी वही मरना चाहता है। तो एडेनिस डोरका से चलने के लिए कहता है, तो डोरका बोलती कि हमें उन्हें मदद करना चाहिए। तो एडेनिस उसे बताता है कि तुम चाहो कितने भी बुला लो, वो नहीं आएगा क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ ही रहना चाहता है। और ये दोनों मामूता शहर की तरफ जाने लगते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एडेनिस और डोरका मामूता शहर की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो दोनों मामूता शहर में एंटर करते हैं, तो हम देखते हैं उस शहर में भी कोई नहीं रहता जैसे सैंड विलेज में हुआ था। तो ये देखकर एडेनिस को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि जब हर कोई मैदान से भाग जाएगा तो मेरे पास करने को क्या बचेगा। फिर डोरका रोड पे किसी औरत को देखकर एडेनिस को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, तो एडेनिस भी गाड़ी रोक देता है, लेकिन हम देखते हैं वो एक औरत का सेक्स डॉल था। तो डोरका उसे बिना कपड़े से देकर अपना जैकेट दे देती है। तो वो डॉल डोरका को स्कैन करने लगती है, फिर बोलती है कि कुछ भी करूंगी जिससे मुझे खुशी मिल जाए, चाहे वो एक औरत ही क्यों ना हो। फिर वो डोरका के करीब जाने लगती है, तो एडेनिस उस डॉल पर फायर करके उसका सर अलग कर देता है। फिर इन दोनों को कई औरतों की डॉल की आवाज़ आ रही थी जो कि चिल्ला रही थी, तो वो दोनों उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो एडेनिस डोरका को बाहर ही उसका इंतजार करने को कहता है, लेकिन डोरका उसके पीछे करते हुए जा रही थी।
तो एडेनिस उसे देख लेता है और उसे डांटने लगता है। तो डोरा उससे बोलती है कि एडेनिस, हम दोनों को एक साथ ही रहना सेफ होगा। तो एडेनिस भी मान जाता है और वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं। फिर वो दोनों उस आवाज़ की तरफ पहुंच जाते हैं। तो वहाँ कई सारी औरतों की डॉल रहती है जो कि वो खुद ही सेक्स करने लगती है। तो दोस्तों, सेक्स विजुअल के कारण मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। फिर एडेनिस उन सब डॉल्स को तोड़ देता है। फिर हम दो जवान लड़कियों को देखते हैं जो कि दोनों सिस्टर्स हैं और ये दोनों सुजुरे की खास कोनईची जासूस हैं और हम इन दोनों को नंबर 5 और नंबर 6 से बुला सकते हैं। फिर दोनों रेडिया के बॉर्डर क्रॉस करके मामुता शहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन बॉर्डर में रेडिया के सोल्जर्स रहते हैं और रेडिया के सोल्जर्स उन्हें रुकने को कहते हैं, लेकिन ये दोनों बिना रुके उन सारे सोल्जर्स को जान से मार देते हैं। और वहीं हम एडेनिस को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में था और वो बोलता है कि इन रेडिया के कमीनों को लगता है और तुम सिर्फ खुशी के लिए बनी है तो वो भी बनाई जाएंगी। ये रेडिया के इंसानों बड़े कमीने हैं। फिर हम इसी तरह कई सारे औरतों की डॉल को इकट्ठा फेंके हुए देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा थी। तो एडेनिस उन पर दया करके अपने मैजिक इस्तेमाल करके उन सारे डॉल्स को हमेशा के लिए सुला देता है। तो उनमें से एक डॉल उन्हें थैंक यू भी कहती है। तो डोरा मन में सोचने लगती है कि एडेनिस, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। और वहीं दूर से सुजुरे की दो जासूस लड़कियां देख रहे थे और वो कहती है कि ये लड़का तो रेडिया का वांटेड आदमी है, विच का स्टूडेंट एडेनिस। तो उसकी छोटी बहन बोलती है कि दिखने में तो ये तो छोटा बच्चा लग रहा है। तो उसकी बड़ी बहन बोलती है कि उसे कम मत समझना, इस लड़के ने रेडिया के साम्राज्य को ही काफ़ी परेशान किया है और अपने साथी क्लोई विच का बदला लेने में न्यू नाइटमेयर पर अटैक किया और उस लड़ाई में उसे पकड़ने भेजे गए बेस्ट आर्मी फोर्स को ही ख़त्म कर दिया। तो ये सुनकर उसकी छोटी बहन बोलती है कि इसका मतलब हमें विच का मामले में घुसना नहीं चाहिए। फिर उसकी बड़ी बहन बोलती है कि हाँ, ये तो सही है, लेकिन हमें महाराज सुजुरे ने ऐसी किसी भी चीज़ को पकड़ने की ऑर्डर दिया है जो रेडिया की साम्राज्य को कंट्रोल करने में मदद करे, तो इसीलिए हमें ये लड़का ज़रूरत पड़ेगा। फिर वो दोनों उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं और वहीं शिरोसागी भी देख रहा था। फिर सुजुरे के जासूस जा रहे थे, लेकिन हम देखते हैं शिरोसागी एकदम हीरो एंट्री मारकर उनके सामने खड़ा रहता है। तो हमें देखते हैं वो लड़कियां एकदम बिजली की रफ्तार से उसे मारने जाते हैं, लेकिन शिरोसागी बिना डरे उन्हें देखकर हंसने लगता है। फिर हम एडेनिस और डोराका को देखते हैं जो कि दोनों बात करते हुए अपने गाड़ी की तरफ आ रहे थे। तो हम देखते हैं शिरोसागी एडेनिस की गाड़ी पर बैठ रहा था और वो बोलता है कि चलो यार, एक दूसरे से फ्लर्ट मत करो। तो दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं। फिर डोराका पूछते है कि तुम कौन हो। तो एडेनिस बताता है कि ये तो साफ दिख रहा है ये हमारा दुश्मन है और ये हमें इतनी जल्दी ढूंढ कैसे लिए। फिर हम शिरोसागी को देखते हैं जो कि वो एडेनिस के गाड़ी को टुकड़े टुकड़े तोड़ देता है और उसके हाथ में ही उन लड़कियों का सर भी था और वो बताता है कि मेरा नाम शिरोसागी है, मैं रेडिया का बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं तुम्हारा सर के लिए यहाँ आया हूँ। तो एडेनिस ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि आखिर उसे एक बंदा ऐसा मिला जिसे वो मार सकता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिरोसागी ने सुजुरे की दो खास जासूस लड़कियों को जान से मार देता है। फिर एडेनिस के बाइक को टुकड़े टुकड़े कर देता है क्योंकि वो भाग ना सके। फिर हम नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ इन्वेस्टिगेटर चामी को देखते हैं जो कि शिरोसागी के लिए काम करती है और वही एडेनिस के बारे में सारे खबर दे रही थी। तो चामी बोलते कि डायरेक्टर शिरोसागी, जल्दी से उस लड़के को पकड़ लेना, मुझे ओवर टाइम काम पसंद नहीं। तो शिरोसागी बोलता है कि सुनो चामी, अगली बार इस तरह बातें मत करना, ऑर्डर्स तो मुझे देना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा हेड हूँ, समझी। फिर एडेनिस उन लड़कियों के बारे में पूछता है तो शिरोसागी बोलता है कि मुझे भी नहीं पता और ये मुझसे पहले आए थे। फिर हम सुजुरे की जासूस और शिरोसागी की लड़ाई को देखते हैं जब वो दोनों लड़कियां शिरोसागी पर एकदम बिजली की रफ्तार से हमला करने लगते हैं। तो हम देखते हैं एक ही मार में शिरोसागी दोनों को मार देता है और वो बोलता है कि सिर्फ हम ही नहीं और कई सारे लोग हैं जो तुम्हें टारगेट किया हुआ है और ये दोनों मेरे रास्ते में आ रहे थे तो मैंने इन्हें मार दिया। फिर शिरोसागी उन दोनों लड़कियों की सर को एक दूसरे से किस करवाने लगता है जिसे देखकर डोराका को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि ऐसा मत करो। तो हम देखते हैं शिरोसागी डोराका के करीब आकर बोलता है कि लगता है कि तुम्हें किस करना पसंद नहीं है। तो एडेनिस डोराका को पीछे की तरफ घसीटकर उसे दूर कर देता है। फिर वो अपने मैजिक को इस्तेमाल करने ही वाला था, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं शिरोसागी एकदम तेजी से एक जोर से मुक्का मारता है जिसे वो दूर जाके गिरता है, लेकिन एडेनिस फिर अपने बंदूक उठाकर उस पर फायर करने लगता है। तो तभी हमें शिरोसागी के मैजिक के बारे में पता चलता है जो कि एक मैजिक यूज़र है एडेनिस की तरह। खैर, तो सारे बुलेट्स एकदम स्लो हो जाती है तो शिरोसागी उस बुलेट से आराम से बच जाता है क्योंकि वो एक साइबर्ग है, यानी वो किसी भी चीज़ को या किसी भी आदमी के मूवमेंट को धीमे कर सकता है और वो अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर ईजिली अटैक कर सकता है। खैर, हम देखते हैं एडेनिस और शिरोसागी के बीच एकदम तगड़ी फाइट चलने लगती है और वहीं डोराका अपने मैजिक लो स्पेल मंड्रोगोरा से उसे रोकने के लिए कोशिश करती है,
लेकिन हम देखते हैं वो मैजिक शिरोसागी पर कोई असर नहीं कर रहा था। तो ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। तो शिरोसागी उन्हें देखकर हंसने लगता है और वो डोरोका से बोलता है कि तुम लो स्पेल इस्तेमाल कर रही हो, इसलिए तुम उसकी तरह दिखती हो जिसे महारानी डोरोते हैं। तो हमें पता चलता है कि शिरोसागी पर पहले से ही एक लो स्पेल मंड्रोगोरा लगा हुआ है और ये मैजिक महारानी डोरोते की है। फिर शिरोसागी अपने मैजिक हमिंग बर्ड को इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कई सारे मेटल हैंड्स बाहर आते हैं। तो एडेनिस डोरोका से बोलता है कि डोरोका तुम दूर ही रहो, तुम्हारा मैजिक इस पर काम नहीं करेगा, तो तुम एक मामूली लड़की हो, कहता है। फिर उसे अपने क्लोए का याद आने लगता है, जब इसी तरह क्लोए ने अपने मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर पाई तो महाराज गोते ने भी इसी तरह उसे कहा था। तो एडेनिस ये सोचकर कहता है, अरे यार मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो हम देखते हैं डोरोका बिना मैजिक के भी वो एडेनिस की मदद करने के लिए कोशिश करती है। तो फिर एडेनिस अपने मैजिक से एक तलवार डोरोका को देता है और वो भी अपने लिए कवच तैयार कर लेता है। तो ये देखकर शिरोसागी उन पर अटैक करने लगता है। तो कई सारे मेटल हैंड्स उन्हें घेर लेता है। तो हम देखते हैं एडेनिस और डोरोका मिलकर उन सारे मेटल हैंड्स को तोड़ने लगते हैं। फिर शिरोसागी उन सारे मेटल हैंड्स को इकट्ठा करके उन पर अटैक करने लगता है। तो एडेनिस अपने मैजिक को इस्तेमाल करके उन दोनों के बीच एक कवच की तरह बना लेता है और सारे मेटल हैंड्स को भी तोड़ने लगता है। फिर एडेनिस अपने मैजिक से उसे एक बॉल की तरह बना लेता है और एकदम तेजी से शिरोसागी की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो शिरोसागी की सेक्रेटरी चामी बोलती है कि वो चीज़ खतरनाक है, उसे छूने मत देना। तो हम देखते हैं शिरोसागी उन सारे मेटल हैंड्स को अपने अंदर सील कर लेता है। फिर उसके एनर्जी से बिना डरे उस बॉल को पकड़ लेता है और उसे रोकने के लिए कोशिश करता है। तो एडेनिस और डोरोका उस बॉल से बाहर आके उस पर हमला करने लगते हैं। फिर डोरोका अपने तलवार से शिरोसागी के पैर में घुसा देती है। तो शिरोसागी बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मेरे पैर पे नहीं बल्कि मेरा सर काटना चाहिए। फिर शिरोसागी डोरोका को एकदम जोर से मुक्का मारने लगता है, जिससे उसके मुंह से खून आने लगती है। और तभी हम देखते हैं एडेनिस अपने मैजिक से उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि अपनी ज़िंदगी की भीख मत मांगना। तो शिरोसागी उस मैजिक को सह नहीं पा रहा था, लेकिन शिरोसागी इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपने हैंड्स को रखकर एडेनिस के हाथों को पकड़ लेता है ताकि वो मैजिक इस्तेमाल ना कर सके। और वहीं डोरोका उस तलवार को उठाने लगती है और बोलती है कि अब मैं हिचकिचा नहीं सकती, अपनी बात पर कायम रहो डोरोका, चाहे कुछ भी हो जाए एडेनिस को बचाना होगा जैसे मैंने वादा किया था। तो हम देखते हैं शिरोसागी अपने मेटल हैंड्स को इस्तेमाल करके डोरोका के सर के बाल को पकड़ के आसमान की ऊंचाई की तरफ ले जाता है। तो एडेनिस उसे किसी भी तरह बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। और तब हम देखते हैं उस मैजिक टूट जाता है। तो शिरोसागी अपने मेटल हैंड्स को ऑर्डर डालता है कि वो डोरोका की आंखें छीन ले। तो एडेनिस चिल्लाकर कहता है, उसे छोड़ दो कमीने। और डोरोका रोते हुए कहते हैं कि एडेनिस बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। फिर उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है, जिसे सोचकर वो और भी रोने लगती है। फिर बोलते है कि मेरी एक इच्छा है कि काश हम और जगह साथ में देख सकते। और वहीं शिरोसागी बोलता है कि मिस डोरोका मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम ही इसे आखिरी बार देख रही हो। फिर वो अपने मेटल हैंड से डोरोका की आंखों में घुसा देता है, जिससे उसकी आंख चली जाती है और खून आने लगती है। और ये सब एडेनिस के सामने ही हो रहा था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिरोसागी एडेनिस और डोरोका की धुलाई करता है, फिर डोरोका की आंख निकाल देता है तो डोरोका नीचे गिरने लगती है। तो एडेनिस आके उसे थाम लेता है और बोलता है कि डोरोका खुद को संभाल लो। तो डोरोका बोलती है कि एडेनिस मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और उसके आंखों में से खून बह रहा था। फिर बोलती है कि पर कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तो एडेनिस मन के अंदर सोचने लगता है कि खून को कैसे रोका जाए। और वहीं शिरोसागी डोरोका की आंख अपने हाथों में घुमाने लगता है। तो एडेनिस बोलता है कि इसके आंखें ठीक करो अभी, और वो बहुत गुस्से में था। लेकिन शिरोसागी डोरोका की आंख अपने हाथों में ही कुचल देता है और वो बोलता है कि हिम्मत है तो आओ लड़के, जिसे देखकर एडेनिस को और भी गुस्सा आता है। फिर वो उससे लड़ने जाता है, लेकिन शिरोसागी बच जाता है। फिर हम देखते हैं एडेनिस शिरोसागी के पैर पकड़ के फेंक देता है और सोचने लगते हैं कि क्या मैं अभी भी पहले की तरह हूँ। फिर वो डोरोका की हिफाजत करने लगता है। तो हम देखते हैं शिरोसागी अपने मेटल हैंड से उन पर हमला करने लगता है। तो एडेनिस अपने मैजिक काइन्स को इस्तेमाल करके उन मेटल हैंड्स को शिरोसागी के खिलाफ ही छोड़ देता है। तो हम देखते हैं शिरोसागी बहुत ही आराम से बच जाता है और वो देखता है कि एडेनिस और डोरोका उस जगह से गायब हो गए थे। तो हम एडेनिस और डोरोका को थोड़ी दूर बिल्डिंग में छुपे हुए देखते हैं। तो एडेनिस डोरोका को खून बहने के लिए एक रास्ता बोलता है। तो डोरोका बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और तब हम देखते हैं एडेनिस उस मेटल हैंड्स की गर्मी से डोरोका की आंखों में खून बहने से रोक देता है। तो डोरोका उसे शुक्रिया कहने लगती है। तो एडेनिस बोलता है कि डोरोका कुछ मत बोलो, बस आराम करो। लेकिन डोरोका बोलती है कि एडेनिस मेरी ख्वाहिश है, सोचो तुम और मैं एक ही शहर में होते और एक ही स्कूल में जाते और एक आम सी जिंदगी जी रहे होते। मुझे बस ऐसी जिंदगी चाहिए थी। फिर क्यों ऐसा सब कुछ हो गया, मैंने कहाँ गलत किया, कहकर चुप हो जाती है। तो एडेनिस डर जाता है कहीं वो मर ना गई।
तो डोरा के करीब आकर देखता है तो बेहोश होकर सो रही थी। तो एडेनिस एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि उसकी तरह मत बोलो डोरा का, और वो बड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि वो एक औरत तक ही बचा नहीं पाया। तो ये सोचकर उसे और भी गुस्सा आता है। फिर वो अपने मैजिक से एक मेगा रोबोट को समन कर लेता है और वहीं सेंट्रल इंटेलिजेंस से शामी बोलती है कि जनरल शिरोसागी संभाल के रहना, वो बहुत ताकतवर है। तो शिरोसागी बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, आने दो। तो हम देखते हैं एडेनिस उस बिल्डिंग को तबाह कर देता है। तो फिर उसी तरह शिरोसागी अपने मेटल हैंड से बच जाता है। तो एडेनिस बोलता है कि हे शिरोसागी, अपनी प्यारी क्वीन को यहाँ बुलाओ क्योंकि मैं बदले में उससे हमला करूँगा। जिसे सुनकर शिरोसागी को बहुत गुस्सा आता है। तो दोनों फिर भी लड़ने लगते हैं, जिससे वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होने लगता है। तो हम देखते हैं उस शहरी तबाह होने लगती है और एडेनिस की मैजिक भी टूट जाती है। फिर हम शिरोसागी और एडेनिस को देखते हैं जो कि अपने कमाल की मैजिक से लड़ने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं शिरोसागी एडेनिस को पकड़ लेता है और उसका धुलाई करने लगता है। और तब हम देखते हैं शिरोसागी फिर उन सारे मेटल हैंड्स को इकट्ठा करके एक बड़े हाथ बना लेता है। फिर उससे एडेनिस को कुचलने लगता है। और वहीं डोरका जाग गई थी तो एडेनिस को ढूंढने लगती है। तो उसे एडेनिस की आवाज़ सुना आती है। तो वो बोलते कि एडेनिस, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। लेकिन हम देखते हैं शिरोसागी उसका धुलाई करके उसे अपने हाथों में पकड़ के रखा था। तो एडेनिस ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो डोरका से बोलता है कि डोरका यहाँ से भागो। तो हम देखते हैं शिरोसागी उसे दूर फेंक देता है और अपने मेटल हैंड से उसे मारने लगता है, जिससे एडेनिस की हड्डियाँ टूट कर वो चिल्लाने लगता है। तो डोरका उसके करीब जा रही थी, लेकिन हम देखते हैं शिरोसागी उसे भी अपने मेटल हैंड से पकड़ लेता है। फिर वो डोरका के कपड़े फाड़ कर उसे बेइज्जती करने लगता है। तो वो चिल्लाने लगती है। तो शिरोसागी बोलता है कि मुझे गुस्सा आता है जब भी तुम महारानी की आवाज़ में चिल्लाने लगती हो। खैर, फिर हमें शिरोसागी और महारानी की पास से सीन दिखाते हैं जब वो किस्मत से मिले थे। फिर हम शिरोसागी की तरह एक तस्वीर देखते हैं जो कि कई सालों से महाराज के साम्राज्य में था। फिर शिरोसागी बोलता है कि तो मैं फिर महारानी की दौलत का गुलाम बन गया। फिर अब कहानी प्रेजेंट पर आती है। तो शिरोसागी बोलता है कि खैर, एडेनिस की मौत पहले से ही तय हो चुकी थी। तो डोरका उसके पैर पकड़कर बोलने लगती है, प्लीज़ एडेनिस को अकेले छोड़ दो। मुझे पता है उसने क्या क्या किया है। मैंने लोगों को भागते हुए और शहर को तबाह होते हुए देखा है, पर ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि तुम लोगों ने विचेस को मारना शुरू किया। मैं इस युद्ध को ख़त्म करना चाहती थी। और वो बोलती है कि पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इंसानों को माफ़ करना चाहिए या नहीं। मेरे साथ उन्होंने जो भी किया, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि बदला गलत है। तो हम देखते हैं शिरोसागी ये सुनकर डोरका को ज़मीन में कुचलने लगता है और बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं क्योंकि मुझे बस एडेनिस का सर चाहिए। जिसे सुनकर डोरका को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि मैंने कहा रुक जाओ। तो एडेनिस बोलता है कि डोरका, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने मैजिक मुझ पर इस्तेमाल करो। अगर इससे मेरा शरीर हिलता है तो मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन डोरका मैजिक इस्तेमाल करने से सोच रही थी। तो एडेनिस बोलता है कि जल्दी करो वरना हम दोनों मर जाएंगे। और ये सब सुनकर शिरोसागी को बहुत गुस्सा आता है तो डोरका को लात मारने लगता है। तो एडेनिस बोलता है कि जल्दी करो डोरका। तो हम देखते हैं डोरका बोलती है कि फाइट बैक। तो वो मैजिक एक्टिवेट हो जाती है। तो हम देखते हैं आसमान से बिजली बरसने लगती है एडेनिस के ऊपर और कई सारा एनर्जी मिल रहा था, जिसे देखकर शिरोसागी का होश उड़ जाता है। तो हम देखते हैं एडेनिस एक ही मार मारता है जिसे वो दूर जाके गिरने लगता है और वो बहुत गुस्से में था और वहीं वो बहुत ताकतवर भी बन चुका था। फिर हमें डोरका के पास से सीन दिखाते हैं जब सारे विचेस उसका मैजिक का मजाक उड़ाने लगते हैं। खैर, और वहीं एडेनिस बोलता है कि डोरका बिना रुके मुझ पर मैजिक इस्तेमाल करो। तो डोरका मान जाती है। तो हम देखते हैं डोरका अपने सारे मैजिक उस पर इस्तेमाल करने लगती है और डोरका बोलती है कि एडेनिस, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोरका अपने लव स्पेल मैजिक नाइट फॉल को एडेनिस के ऊपर इस्तेमाल करती है, जिससे एडेनिस को लिमिटलेस पावर्स मिलती है जिसका कोई हद ही नहीं है। तो ये देखकर शिरोसागी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो एडेनिस अपने मैजिक क्वीन ब्लेड से उसके सीने को ही चीरने लगता है। फिर शिरोसागी भागने की कोशिश करता है तो एडेनिस उसका भी पीछे करता है। तो हम देखते हैं एडेनिस शिरोसागी को पकड़ के एक ही मार मारने लगता है, जिसे बिल्डिंग्स तोड़कर वो दूर जाके गिरने लगता है। और वो कहता है कि वो सिर्फ इसका मैजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि फिजिकल स्ट्रेंथ को भी अपने लो स्पेल मैजिक से बढ़ा दिया है। फिर हम देखते हैं एडेनिस शिरोसागी का हाथ पकड़ के तोड़ने लगता है और वो बोलता है कि इसी हाथों ने ही महारानी को तकलीफ दिया था, कहकर उसके हाथ को ही तोड़ देता है और ज़मीन में ज़ोर से गिराने लगता है। फिर एडेनिस शिरोसागी का पैर पकड़कर कहता है इस पैर ने ही महारानी को लात मारा था, तो उसका पैर को भी तोड़ देता है, जिसे शिरोसागी को बहुत दर्द होता है तो वो चीखने लगता है। फिर वो दूर जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं एडेनिस अपने महान टीचर क्लोए मॉर्गन का सबसे पावरफुल स्पेल आइस मैजिक को इस्तेमाल करने लगता है, जिसे वहाँ बर्फ़ से सारा जगह फ्रीज होने लगता है। फिर एडेनिस बोलता है कि मैं क्लोए को वादा किया था कि मैजिक सिर्फ मैं दूसरों को हिफाजत करने के लिए ही करूँगा, जिसे देखकर शिरोसागी डर जाता है। फिर वो अपने सारे मेटल हैंड से उस पर हमला करने लगता है
लेकिन हम देखते हैं एडेनिस अपने आइस मैजिक से उन सारे मेटल हैंड्स को टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो शिरोसागी अब डोरोका से कहता है, उस रोको विच, क्या तुम भी उसके साथ यही मरना चाहती हो, क्योंकि इंसान के शरीर इस मैजिक को सह नहीं पाएगा। तो डोरोका बोलती है कि हाँ, ये तो सच है। लेकिन हम देखते हैं एडेनिस अपने आसपास एक अंगार के सर्कल बना लेता है जिसे वो फ्रीज नहीं होगा, जिसे देखकर शिरोसागी को बहुत गुस्सा आता है, तो उन पर अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं एडेनिस अपने मैजिक से उसे फ्रीज करने लगता है, तो वहाँ एक आइस सुनामी ही आने लगती है। दोस्तों, यही वो मैजिक है जो कि क्लोए का सबसे पावरफुल मैजिक एब्सोल्यूट ज़ीरो है, जिसे सारा शहर ही सुनामी से तबाह होने लगती है। और वहीं शिरोसागी उस मैजिक को सह नहीं पा रहा था और एडेनिस डोरोका के लिए कवच बना लेता है। फिर हम मिस्टर पंच के शहर को देखते हैं, तो पंच ये सुनामी देकर कहता है, सारे लोग महफूज रहना। तो हम देखते हैं वहाँ आइस की बारिश ही बरसने लगती है। फिर हम सेंट्रल इंटेलिजेंस के ऑफिस को देखते हैं, जहाँ जनरल शिरोसागी का सेक्रेटरी चामी बहुत ही परेशान थी, क्योंकि अब उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो वो अर्थ से बाहर के सैटेलाइट के फुटेज चेक कर रही थी, तो देखते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट ही बदल गया था और वही जनरल ऑज भी आ गया था। और वो बोलता कि मुझे पता था उस विच का स्टूडेंट और उस विच को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा जितना तुमने समझ रखा था। फिर हम एडेनिस और डोरोका को देखते हैं, तो वो दोनों ठंड की वजह से फ्रीज हो गए थे। तो तब हम देखते हैं क्लोए की सोल या इमेजिनेशन, जो भी कह सकते हो। खैर, क्लोए आसमान से उतर आती है और एडेनिस के करीब आकर उसे गले लपटने लगती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है, तो एडेनिस को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है और हम देखते हैं एडेनिस और डोरोका को होश आ जाता है। लेकिन एडेनिस को डोरोका के मैजिक से बहुत तकलीफ हो रहा था, तो डोरोका अपने मैजिक को बंद कर देती है, तो वो बेहोश होकर उस पर ही गिरने लगता है। तो डोरोका उसके ऊपर ही सोने लगती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। और वहीं शिरोसागी मरने की हालत में था और वो बोलता है कि अगर तुम महारानी डोरोतो से मिलोगी तो उन्हें बता देना कि शिरोसागी अपनी पूरी कोशिश किया था, लेकिन वो नाकामयाब रह गया। और हम देखते हैं उसके आंखों में से आंसू आने लगते हैं। फिर उस मैजिक की वजह से उसके शरीर टुकड़े टुकड़े होकर वो मर जाता है। और वहीं एडेनिस को होश आ जाता है और वो डोरोका से कहता है, मैं तुम्हारा आंख को जल्दी ही ठीक करूँगा। तो डोरोका उसे देखकर स्माइल करने लगती है। फिर हम महारानी डोरेतो को देखते हैं, जो कि जॉगिंग करते हुए जा रही थी, जिन्हें देखकर वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं। फिर वो अपने महल में आ जाती है। फिर वो अपने सोल्जर से पूछती है कि दूसरे शहर के महाराज हमारे रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स किया या नहीं। तो सोल्जर बोलता है कि हमें अभी तक कोई खबर नहीं मिली। तो महारानी डोरेतो बोलती है कि तो ठीक है, उन्हें बताने भूलना मत अगर वो मेरा रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे। और हम देखते हैं दूसरे कई सारे ऐसे देश हैं जो कि उनके टेक्नोलॉजी कई गुना पावरफुल है और हर किस्म के लोग रहते हैं। और इधर महारानी डोरेतो के पीछे कुछ ताकतवर गुंडे लोग रहते हैं और महारानी बोलती है कि अगर वो मेरा रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे तो मैं उन पर वार शुरू कर दूंगी। और वहीं दूसरी तरफ हम एडेनिस और डोरोका को देखते हैं। तो डोरोका बोलते हैं कि एडेनिस, मुझे माफ़ करना, आखिर मुझे तुम पर अपना मैजिक इस्तेमाल ही करना पड़ा। तो एडेनिस बोलता है कि छोड़ो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो कहा था और मैंने शिरोसागी को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया था, तो ये मेरी गलत है। और वो डोरोका से कहता है, आखिर मैंने तुम्हें समझने लगा हूँ। और वो उसका आंखों में पट्टी बांधने लगता है और बोलता है कि जब तुम्हें दर्द हो तो मुझे बता देना। तो डोरोका ये सुनकर हंसने लगती है और बोलते कि एडेनिस, मुझे यूँ लग रहा है जैसे तुमने मुझे टाइट से हक कर रहे हो। तो एडेनिस उसके सर पे ज़ोर से मारने लगता है। तो वो बोलती कि अब मुझे दर्द हो रहा है। फिर एडेनिस उसे बताता है कि सिर्फ क्लो ही मेरे लिए सब कुछ है और तुम्हारा मैजिक मुझ पर असर नहीं करेगा, जिसे सुनकर डोरोका हंसने लगती है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। तो हम देखते हैं डोरोका स्लिप होकर गिरने लगती है। तो एडेनिस बोलता है कि तो ठीक है, तो चलो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के साथ ले जाऊंगा। और वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है और ये एपिसोड काफ़ी तगड़ी थी। और दोस्तों, द किंगडम ऑफ रूइन के सीज़न 1 यहीं पर ख़त्म हो जाती है और जब सीज़न 2 आएगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक आने वाले 2024 के जो भी बेहतरीन अच्छे अनाइम्स हैं उन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अनाइम बाज़ार को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दीजिए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।